हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस 2.0 में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का एग्जाम चल रहा है और आज जो है मैं आप सभी का एक टेस्ट लेने वाला हूं। आप सभी को अपना लेवल जांचने का मौका मिलेगा। ये जो टेस्ट है ना, ये आपके एकदम दिल्ली पुलिस के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। अभी आपकी 4-5 दिन जो है एग्जाम हो चुके हैं और इसमें क्या है कि जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में, हमने उसी टॉपिक से सेम दूसरे टाइप का प्रश्न ऐड किया है। उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। इसके अंदर स्टैटिक जीके में आपका नृत्य, 2011 की जनगणना, भारत की नदियां, ठीक है, मैंने सभी टाइप से टॉपिक ऐड किए हैं। पंचवर्षीय योजना ऐड की है, हिस्ट्री से प्रश्न ऐड किए हैं, जियोग्राफी से, पॉलिटी से भी प्रश्न है, आर्टिकल, संविधान संशोधन, मतलब जिस टाइप से आपके पास प्रश्न आ रहे हैं हमने सेम उसी टाइप से आपका एक तरह से पेपर बनाने का प्रयास किया है। उम्मीद करूंगा सेशन सभी को हेल्पफुल लगेगा। सभी लोग टेस्ट लगाइएगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, जो आज प्रश्नों की टोटल संख्या होने वाली है ना, वो कितनी होने वाली है? 30 नहीं है। टोटल हम आज 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये सभी के सभी प्रश्न आपके अभी जो एग्जाम चल रहे हैं उसी पैटर्न पर आधारित हैं। हो सकता है कि इस सेशन में से भी आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए। इससे पहले हमने 70 प्रश्नों का एक वीडियो दिया था, उसके अंदर से आपके अभी लेटेस्ट एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं, डायरेक्ट प्रश्न भी आ रहे हैं, ठीक है। टेस्ट सभी को लगाना है। 50 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर दीजिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम का पहला संस्करण 2018 में कहां खेला गया? आपसे 2020 का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम से पूछा जा चुका है पहला संस्करण, जो कि ओडिशा में हुआ था। हमने आपको प्रश्न दिया है यूथ गेम्स का पहला संस्करण 2018 में कहां खेला गया। अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है ना, नई दिल्ली, तो आप सभी का आंसर सही है। जिन्होंने ऑप्शन सी को दिया है आंसर मैच करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में नगर पालिका की शक्ति तथा उनके कर्तव्य का वर्णन है? यहां पर अनुसूची की बात कर रहे हैं साहब, तो अनुसूची के हिसाब से ही आंसर करिएगा, ठीक है ना। यहां पर मैंने भाग नहीं पूछा है, आर्टिकल्स नहीं पूछे हैं। अनुसूची में क्या है देखो, नगर पालिका की शक्ति तथा उनके कर्तव्यों का वर्णन किस अनुसूची में है? तो आपको अनुसूची देना है 12वीं अनुसूची। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 11वीं अनुसूची में क्या है? ग्राम पंचायत का वर्णन है। किसका वर्णन है जी? ग्राम पंचायत का वर्णन है। इसके अलावा 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून। दल बदल कानून का वर्णन 10वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में आपको पता है संघ, राज्य और संवर्ती सूची इसके अंदर आती है। 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर तमिलनाडु में स्थित नहीं है? इसका आंसर करिए जी। इनमें से कौन सा ऐसा मंदिर है जो तमिलनाडु में स्थित नहीं है? चलो जी, आंसर करेंगे। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। मंदिर से रिलेटेड आपके पास प्रश्न बन रहे हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलते हैं सॉल्यूशन पे। देखिए, ये विठल स्वामी जो मंदिर है ये कहां पे है? तो ये हम्पी कर्नाटक में स्थित है। कहां पर है? हम्पी कर्नाटक में विठल स्वामी मंदिर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु, एरावतेश्वर मंदिर भी तमिलनाडु में है, बृहदेश्वर मंदिर भी तंजावुर तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के किस स्थान पर तसो मरोरी झील स्थित है? सिक्किम, मणिपुर, लद्दाख, नागालैंड। इसका आंसर करिए। ये जितने प्रश्न लिए हैं ना, लेटेस्ट 2018 से लेकर के 2022 तक एसएससी के विभिन्न एग्जामों से मिक्स करके मैंने ये प्रश्न उठाए हैं। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। चलिए देखो, तसो मोरोरी झील पूछेगा किस स्थान पर है, क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए। आंसर मैच करिए। सभी ने लद्दाख ऑप्शन सी को आंसर दिया है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा साहब। क्वेश्चन नंबर 5 है, रंगाथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? इसका आंसर दीजिए। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। रंगाथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? आंसर करिए जी। जल्दी से आंसर करिएगा। क्या आंसर देंगे फटाफट से? चले देखो, ये जो है ना रंगाथिट्टू पक्षी अभयारण्य, ये कर्नाटक का पक्षी अभयारण्य है और ये कर्नाटक का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है, तो इसलिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपन बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, निम्नलिखित तत्वों में से किसके परमाणु संख्या सर्वाधिक है? इनमें से किसकी परमाणु संख्या सर्वाधिक है? देखो, परमाणु संख्या से आपके पास एक प्रश्न आ चुका है इसी टाइप से।
किसकी परमाणु संख्या सर्वाधिक है या किसका द्रव्यमान इनमें से सबसे अधिक है, यही प्रश्न बनते हैं। ठीक है ना। कोबाल्ट की परमाणु संख्या 27, निकेल की 28, कॉपर की 29 और जिंक की 30 है ना। 27, 28, 29 थी तो सीरीज वाइज है। यहाँ पे जिंक जिसने ऑप्शन दिया है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। इसमें जिंक की जो परमाणु संख्या है वो सबसे अधिक है सर। अपन बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये प्रश्न पंचवर्षीय योजना से है और मेरे हिसाब से ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, फुल फॉर्म क्या है, नाबार्ड, की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? ये ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, आंसर दीजिएगा। ऐसे ही आपसे दूसरी पंचवर्षीय योजना पता होगा, उद्योग से संबंधित है, दुर्गापुर, भिलाई इस्पात, ये सभी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही चले थे। ठीक है ना। अब ये नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? आप में से कौन आंसर देगा जी इसका? करिए आंसर जल्दी से। देखो, नाबार्ड की स्थापना कब हुई, ये प्रश्न जो है मैं आपको पहले बता चुका हूं। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई है, ये मैंने आपको बताया है। और ये जो छठी पंचवर्षीय योजना है ना, ये 1980 से आगे की है, 1980 से 1985 की है। ठीक है ना, 1985। तो ये छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ये आप लोग को ध्यान रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने स्क्रीन पर। पद्मा सुब्रमण्यम, जिन्हें 1981 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण मिला है, कौन से शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम। आंसर करिएगा, प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी आपके एग्जाम के लिए। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिए, पद्मा सुब्रमण्यम का आंसर करिए फटाफट से। हाँ जी, चले सॉल्यूशन पे। क्या आप सभी ने ऑप्शन ए भरतनाट्यम को आंसर किया है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नाम ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई? ये देखा जाए तो बहुत बेसिक सा प्रश्न है और ये विभिन्न एग्जाम्स में कई बार आया है। ठीक है ना। अभी तक दिल्ली पुलिस में इस टाइप से प्रश्न नहीं आया है, फिर भी ये बोनस ले लो, या आपका प्रैक्टिस सेट लग रहा है, आप लोग लेकर चले। यहाँ पे जिसने ऑप्शन डी को दिया है 1861, उनका आंसर करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भजन सोपारी भारतीय शास्त्रीय संगीत के सूफियाना घराने से संबंधित थे, वह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? देखो जी, भजन सोपारी का घराना पूछेगा तो सूफियाना घराना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दो प्रश्न कवर करेंगे। ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? क्या आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी संतूर को आंसर दिया है? संतूर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ये ऑप्शन आपके सामने आर्टिकल से दिए हैं, इनमें से कौन सा आर्टिकल के अनुसार सुमेलित नहीं है? आर्टिकल से आपके पास भर भर के प्रश्न आ रहे हैं भाई, और ये किसी भी शिफ्ट में ऐसा नहीं है कि आर्टिकल से प्रश्न ही ना बने हो। किसी में एक, किसी में दो, किसी में चार चार, पांच पांच प्रश्न भी हैं। आप लोग आंसर दें इसका। क्वेश्चन नंबर 11 का जल्दी से आंसर करिएगा। ये आर्टिकल मैंने आपको करवाए हैं, अगर आर्टिकल से रिलेटेड आपने सेशन को नहीं देखा है तो कृपया करके जरूर देखिएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे आर्टिकल 48 मैंने आपको क्या बताया है, ये कृषि और पशुपालन से रिलेटेड है। किससे है? कृषि और पशुपालन। ठीक है ना, ये मैंने आपको करवा रखा है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ये रॉन्ग है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण किस आर्टिकल में है? इसका आंसर क्या करेंगे आप? यह आर्टिकल 50 में है, इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी मैंने आपको बता रखा है। बाकी सब जो है वो बिल्कुल सही सही सुमेलित है। प्रश्न संख्या 12 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड ये प्रश्न जो है ना, ये एसएससी सीपीओ में आया हुआ है। एसएससी सीपीओ 2018 का प्रश्न है, कृपया करके आंसर देने का कष्ट करिए। क्या आप सभी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं? आर्टिकल 39A ये आपका राइट हो जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर पर। देखो ये 13 नंबर प्रश्न क्यों लिया है, अभी जो है 2-3 दिन पहले एक प्रश्न बना था आपके एग्जाम में कि 5 जगत का वर्गीकरण किसने किया था? आर.एच. विटेकर ने। ठीक है, तो ये द्विनाम पद्धति वाला भी तो बन सकता है। द्विनाम पद्धति के नामकरण की पद्धति है
प्रसिद्ध वैज्ञानिक डैश ने इसका प्रतिपादन किया था? द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है? आंसर दीजिए जी। क्या यहाँ पे सभी ने ऑप्शन बी को दिया है? कैरोलस लिनियस। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा जी। जिसने ऑप्शन बी को दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आंसर सभी को मैच करते जाना है। लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। दीपिका पल्लिकल निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? दीजिए इसका आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड। आंसर मैच करिएगा, ज्यादा समय नहीं देंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्क्वैश। दीपिका पल्लिकल का संबंध स्क्वैश प्लेयर से है। राइट, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी, चेतन भगत, शशि थरूर, विक्रम सेठ। बुक्स से रिलेटेड प्रत्येक शिफ्ट में 2 प्रश्न बन रहे हैं। इसका आंसर करिएगा। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन हैं? दीजिए आंसर। चले सॉल्यूशन पे। देखो ये शशि थरूर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड बहुत सारी पुस्तकें हैं। ये मैंने अगला भी प्रश्न एक और ऐड किया है, उसमें पुस्तकों के बारे में डिस्कस करेंगे। इनकी जितनी भी पुस्तकें हैं ना, लगभग टॉप 10 ऐसी पुस्तकें हैं जो विभिन्न एग्जाम्स में आ चुकी हैं। ऐसे ही सलमान रश्दी की भी 2-3 पुस्तकें हैं, 3 पुस्तकें ऐसी हैं जो एग्जाम में आती हैं। चेतन भगत की तो सभी इंपॉर्टेंट हैं भाई। विक्रम सेठ की भी पुस्तकें एग्जाम में आती हैं। ये प्राचीन पुस्तकों से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कृपया करके ध्यान रखिएगा थोड़ा। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? ये सिंपल प्रश्न है, इसको मैंने आगे भी लिया है, इसको अलग अलग तरीकों से भी प्रेजेंट किया जाता है। आर्टिकल 32 ध्यान रखिएगा। इस आर्टिकल के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय जो का न्यायाधीश जो है वो रिट जारी कर सकता है, ठीक है ना। इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। आर्टिकल 32 जो है ये अंबेडकर के अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 21 के बारे में आप सभी को पता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन जो है आर्टिकल 21 में है। और 21A आपके एग्जाम में आ चुका है, शिक्षा का अधिकार। किसका अधिकार है? शिक्षा का अधिकार जो है ये आर्टिकल 21 में है, ठीक है जी। इसके अलावा आर्टिकल 256 क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मनिका बत्रा एक भारतीय डैश खिलाड़ी हैं जिन्हें 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपसे थोड़ा सा उल्टा पलटकर भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है ना। देखो मनिका बत्रा टेबल टेनिस खेलती हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। आपसे पूछ सकता है कि मनिका बत्रा का संबंध टेबल टेनिस से है, इन्हें किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपको इस तरह से भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? लीजिए आर्टिकल से एक और प्रश्न आपके सामने है, आंसर करिए साहब, जल्दी से आंसर करिएगा। क्या आंसर करेंगे? क्वेश्चन नंबर 18 है जी सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिए। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये क्लास हमारी रिकॉर्डेड चल रही है। कुछ लोग आप लोग कमेंट करेंगे नाम लीजिएगा, तो इसमें नाम नहीं ले पाएंगे, ये रिकॉर्डेड है। आज और कल 22 और 23 के दिन क्लास रिकॉर्डेड चलेगी, ठीक है ना। कल भी हमने जो है वो एनालिसिस नहीं कर पाए थे एग्जाम का, मतलब 21, 22, 23 इन 3 दिन जो है एग्जाम का एनालिसिस नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अब 23 तारीख के बाद से 24 तारीख से एनालिसिस फिर से कंटिन्यू करेंगे, जो एग्जाम पूछे जा रहे हैं आपके दिल्ली पुलिस में। तो 23 तारीख के बाद से सभी भाई क्वेश्चन आंसर जरूर भेजेंगे, ठीक है। अभी 2 दिन एनालिसिस नहीं हो पाएगा, इसके लिए माफी चाहूंगा। अभी मैं राजस्थान जा रहा हूँ, खाटू श्याम में, ठीक है। वहां पे जैसे उनका जन्मदिन है तो हर एकादशी में वहां पे जाते हैं जन्मदिन वाले दिन। यहाँ पे क्या आंसर है? तो यहाँ पर देखो भाई, अनुच्छेद 324 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निर्वाचन आयोग का वर्णन है। इसी से मिलता जुलता 326 है, आपको बोलेगा कि मत डालने का अधिकार। किसका अधिकार? वोट डालने का जो अधिकार है, ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 326 है। ये 320 भी मैंने करवाया है आपको, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का जो वर्णन है ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 320 में है जी। क्वेश्चन नंबर 19 है, गोवर्धन मठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका, पुरी। गोवर्धन मठ की बात कर रहे हैं, किस स्थान पर है बताइए। देखिए शंकराचार्य के 4 मठ हैं जो कि चारों दिशाओं में अवेलेबल हैं। गोवर्धन मठ की बात करेगा तो पुरी आंसर देना है आपको।
द्वारिका में कौन सा मठ है? हाँ जी, शारदा पीठ जो है, शारदा मठ, शारदा पीठ भी बोलते हैं, शारदा पीठ जो है ये द्वारिका में है। रामेश्वरम में कौन सा है? श्रृंगेरी मठ या फिर श्रृंगेरी पीठ बोल देते हैं। श्रृंगेरी पीठ कहां पर है? तो ये रामेश्वरम में है। बद्रीनाथ में एक पीठ है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा कौन सी पीठ है। ठीक है, बद्रीनाथ में इनमें से कौन सी पीठ है? चौथी पीठ। क्वेश्चन नंबर 20 है सामने, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक नहीं है? इनमें से कौन सितार वादक नहीं है भाई? ये चार ऑप्शन आपके सामने है। इसी टाइप से प्रश्न आ रहे हैं, एग्जाम देने जाएंगे तो देखना यही लैंग्वेज में प्रश्न मिलेंगे आपके पास। ठीक है, डायरेक्ट तो बहुत कम पूछ रहा है, इनमें से कौन नहीं है, इस सीक्वेंस में प्रश्न ज्यादा बन रहे हैं। ऑप्शन अवेलेबल है, आंसर करिएगा। सितार वादक नहीं है, इससे आपके सितार वादक भी कंप्लीट हो जाते हैं भाई, है ना। उल्टे से पढ़ेंगे तो सितार वादक भी कंप्लीट हो जाएंगे आपके। करिए आंसर। देखो, मुझे पता है कुछ लोग विलायत खान को आंसर देंगे, कुछ लोग निखिल बनर्जी को भी आंसर देंगे। यहां पर जो अली अहमद हुसैन खान है ना, ये शहनाई वादक हैं। ठीक है, कौन से वादक हैं? शहनाई वादक हैं। एक बार मैंने अपनी लाइव क्लास में ये प्रश्न आपको करवाया था, अली अहमद हुसैन खान। इसमें से बहुत लोगों के आंसर, किसी ने सरोद आंसर दिया था, किसी ने तबला दिया था। ये ध्यान रखिएगा, शहनाई वादन से हैं। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। द्वारका पीठ का आपने इसका आंसर दे दिया है ना आपने। बद्रीनाथ पीठ, बद्रीनाथ में कौन सी पीठ है भाई? जल्दी से इसका भी आंसर कर दो एक बार। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। ज्योतिर्मठ है, वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? वेटिंग फॉर महात्मा के लेखक कौन है? जो भी यहाँ पे ऑप्शन डी को दे रहा है, आर के नारायण उनका राइट आंसर है। अब आर के नारायण की 2-3 पुस्तकें हैं, देखो रिकॉर्डेड है तो मैं फटाफट से ही चलूंगा, टाइम कम लेंगे आपका। आर के नारायण की कौन सी है? मालगुडी डेज जो है ये बहुत पूछी जाती थी पहले एग्जाम में। मालगुडी डेज जो है ये पुस्तक बहुत एग्जाम में आती थी। एक और पुस्तक है इनकी, द गाइड। ठीक है ना, द गाइड पुस्तक पूछेगा तो ये भी आर के नारायण की है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान वंश कौन सा था? इसका आंसर करिए जल्दी से। दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान वंश खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश या गुलाम वंश? दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश हुए हैं। सबसे पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश। ठीक है ना, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर आपका सैयद वंश और सबसे अंत में लोदी वंश। लोदी वंश के बाद फिर मुगल वंश की स्थापना हो गई थी भाई। तो आप लोग मुझे बताओ जल्दी से, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश, सॉरी पहला अफगान वंश कौन सा था? देखो ध्यान से, अफगान वंश की बात करेगा तो लोदी वंश ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 1459 से लेकर 1526 तक था। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जिसमें इसका अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। लोदी वंश का संस्थापक कौन है? तो ये ध्यान रखिएगा, बहलोल लोदी है। कौन है जी? बहलोल लोदी है। बहलोल लोदी ने ना 1451 से 1489 तक शासन किया है, क्योंकि कभी कभी ना इनके शासन काल भी पूछ रहा है। अब अगर आपसे पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक, अगर अफगान वंश लोदी वंश है तो पहला अफगान शासक कौन होगा? बहलोल लोदी। इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। पुर्तगाली यात्री डुआर्ट बारबोसा डैश के समय में विजयनगर की यात्रा पर आया था? दीजिए आंसर। किसके समय में आया था? देखो विजयनगर की बात कर रहा है। विजयनगर आपको पता है, इनमें से जो कृष्ण देव राय जी हैं वही विजयनगर वंश से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ सकता है डुआर्ट बारबोसा जो कृष्ण देव राय के दरबार में आया था, किस देश का निवासी था? तो ये पुर्तगाली था। इस तरह से भी प्रश्न बनेगा। 24 नंबर है, सम्राट अकबर द्वारा किसको सीरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी, अब्दुल समद फिजी या फिर दारा शिको? देखो अकबर ने मियाँ की उपाधि दी थी, वो हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है जी। अब यहां पर सीरी कलम है, एक और है जड़ी कलम। ठीक है, ये 2 प्रश्न बनते हैं। देखो अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि दी थी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को।
शीरी कलम की उपाधि दी थी अब्दुल समद को? तो ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इन दोनों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रश्न आपके पास आया है मियाँ वाला, है ना, तो उसका भी ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी बन सकता है। फिर मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? मृदंग, वीणा, वायलिन, सितार। ये तो बेसिक प्रश्न हो गया। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस चलते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, अकबर जो है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? जल्दी से इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, करिए जी। देखो, औरंगजेब तो वीणा बजाने में निपुण था, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर अकबर की बात करेंगे तो अकबर का ध्यान रखिएगा, अकबर जो है ये नक्कारा नामक एक वाद्य यंत्र बजाता था। अगर प्रश्न आएगा तो गलत मत करिएगा। 26 नंबर है, गुजरात के पाटन में स्थित रानी की बाव को यूनेस्को की विरासत सूची में कब शामिल किया गया? ये प्रश्न आपने कर लिया है ना टॉपिक, यूनेस्को के विरासत सूची में शामिल स्थल और उनके ईयर, ये करके जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक नहीं आया है पर ये मोस्ट फेवरेबल टॉपिक है एसएससी का। क्या पता एक आपकी शिफ्ट में एक ही प्रश्न आ जाए। टोटल जो है ये 44 है, एक दो प्रश्न आ जाएगा तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये ऑप्शन डी करेक्ट है। 2014 में देखो 100 रुपए का जो नोट है ना, उसके पीछे रानी के बाव जो गुजरात में स्थित है इसकी फोटो अंकित है। 27 नंबर पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, लीला सैमसन किस नृत्य शैली की शास्त्रीय नृत्यांगना है? सत्रिया, सधीर अट्टम, ओणम, कुचिपुड़ी। अब इसमें से ना देखो, आपसे एक प्रश्न आया था अभी दिल्ली पुलिस में ही, जो अभी एग्जाम चल रहे हैं, कि जो भरतनाट्यम का अन्य नाम क्या है? भरतनाट्यम का दूसरा नाम, भरतनाट्यम का दूसरा नाम आपसे एग्जाम में आ चुका है, क्या है? सधीर अट्टम है। तो कभी कभी भरतनाट्यम की जगह सधीर अट्टम भी ऑप्शन में आ जाता है। लीला सैमसन का संबंध भी सधीर अट्टम नृत्य से ही है, तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा। 28 नंबर है आपके सामने, भारतीय राज्य उड़ीसा में स्थित उदयगिरी, रत्नागिरी एवं ललितगिरी का संबंध किस धर्म से है? आंसर दीजिएगा। देखो, अगर क्लास पसंद आ रही है, प्रश्नों का कलेक्शन, प्रश्नों का लेवल समझ में आ रहा है आपको, स्टैटिक जीके के मिक्स क्वेश्चन है ये, क्लास को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एसएससी जीडी की क्लास भी 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, 20 तारीख से स्टार्ट करनी थी तो थोड़ा सा अभी गैप है, 25 तारीख से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे बौद्ध धर्म आपका ऑप्शन ए करेक्ट है जी। आगे बढ़ते हैं 29 पर। आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप 2022 की विजेता टीम कौन सी थी? देखो, वैसे तो आपके पास 2023 का ही क्वेश्चन आना चाहिए, पर दिल्ली पुलिस में क्या है कि जो बड़े बड़े इवेंट हैं, जैसे वर्ल्ड कप हो गया, फीफा वर्ल्ड कप हो गया, 2023 में तो नहीं हो रहा है, मान लो आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट वाला ही हुआ है, तो बड़े बड़े जो टूर्नामेंट हैं जो पिछले 1 2 3 साल में हुए हैं, जैसे टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020-21 में, बड़े बड़े टूर्नामेंट से प्रश्न आपके पास बन रहे हैं। तो क्या पता ये प्रश्न अगर किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाए तो हैरान मत होइएगा कि 2022 का पूछा है। ठीक है, ये बन सकता है। अब 2022 का जो T20 है वो इंग्लैंड ने जीता था, ऑप्शन डी। इसके अलावा आईसीसी जो वनडे है, आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2019 भी किसने जीता है? तो ये भी इंग्लैंड ने ही जीता है, ये ध्यान रखिएगा। अब तो भाई 2023 वाला ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है जो इंडिया में हो रहा था। ठीक है, ये अलग अलग प्रश्न है, थोड़ा ध्यान रखा करिए। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली लॉन टेनिस से संबंधित है? पवेलियन, ड्यूस, क्यू, बिशप। इस बिशप शब्द के बारे में तो मैंने पहले बताया है आपको। ठीक है, बिशप शब्द का संबंध किससे है? शतरंज से है। क्यू शब्द का संबंध किससे है? तो बिलियर्ड से है। ठीक है ना, बिलियर्ड खेल से है। पवेलियन जो है वो क्रिकेट में यूज होता है, क्रिकेट में। तो बचा क्या? ड्यूस आपके पास बचा है, ड्यूस का संबंध टेनिस से है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है? इसका आंसर करिए जी फटाफट। विधि का शासन, संसदीय विशेष अधिकार, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत की प्रणाली, या फिर राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव का प्रावधान। ये मैंने आपको करवाया है पहले। राज्यसभा के सदस्य के चुनाव का प्रावधान ये जो है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, जब मैंने आपको ये बताया था एक दिन कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया
उसके साथ साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि जो राज्यसभा के चुनाव जो होते हैं उनका प्रावधान जो है ये कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर, अंतरिम मंत्रिमंडल 1986 के अनुसार भारत सरकार के रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? करिए जी, इसका आंसर क्या आंसर देंगे? अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 के अनुसार भारत सरकार के रेलवे और परिवहन मंत्री, देखो दो मंत्रिमंडल हैं, एक अंतरिम मंडल जो 1946 में, एक स्वतंत्रता के बाद। ये ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग में टैग क्या लगा है। ये अंतरिम मंत्रिमंडल पूछा है तो इसके अनुसार जो रेलवे और परिवहन मंत्री थे वो थे आसिफ अली, ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जॉन मथाई भी थे, तो जॉन मथाई स्वतंत्रता के बाद, ठीक है ना, स्वतंत्रता के बाद कौन थे? भारत के रेल और परिवहन मंत्री। स्वतंत्रता के बाद थे जॉन मथाई और अंतरिम मंत्रिमंडल के अनुसार आसिफ अली, इनका आप लोग ध्यान रखिएगा। जगजीवन राम आपको पता है श्रम मंत्रालय इनके पास था, अंतरिम में भी और आफ्टर जो है फ्रीडम। नेक्स्ट बढ़ते हैं 33, संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? यह आसान सा प्रश्न है आपके पास, भाग 3, 4, 2 या फिर भाग 5। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को, ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने 34, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नामित किया गया? संविधान संशोधन से प्रश्न बहुत बन रहे हैं एग्जाम में, आंसर करिए। क्या आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991। अगर आर्टिकल की बात करेगा तो आर्टिकल 239 डबल ए, ठीक है जी। 61वां संविधान संशोधन 1989 क्या है? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है क्या? मत डालने की आयु, वोट डालने की जो उम्र है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, ये एग्जाम में आ चुका है, शिक्षा का अधिकार, राइट। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, वो करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस समिति ने त्रिसत्रीय की जगह द्विसत्रीय पंचायती राज के गठन पर सुझाव दिया था? नरसिम्हा समिति, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता समिति या फिर जीवीके राव समिति? क्या आंसर करेंगे? देखो त्रिसत्रीय प्रणाली जो चल रही थी, उसके बाद जो अशोक मेहता समिति है, इन्होंने सुझाव दिया था कि त्रिसत्रीय ना करके द्विसत्रीय पंचायती राज व्यवस्था लाई जाए, तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था, बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति के ही तहत त्रिसत्रीय पंचायती राज प्रणाली इस समय लागू है, ठीक है ना। त्रिसत्रीय में क्या है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 36 है, किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच सरकार ने योजना अवकाश घोषित किया था? देखो भाई सुनो ध्यान से, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। आपको पता है तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो 61 से 66 तक थी, ठीक है ना। उसके बाद 1966 से 1969 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना भारत में लागू नहीं थी, तो इसको अवकाश योजना कहा जाता है या फिर योजना अवकाश कहते हैं, ठीक है जी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, इसके बाद जो है 1969 से 1974 में चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। तो तीसरी और चौथी के बीच में जो गैप था उसे क्या बोलते थे? योजना अवकाश। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसके बीच में गैप क्यों था पता है? आपसे ये भी पूछ सकता है। तो देखो बीच में क्या हुए थे? दो युद्ध हुए थे। एक 1962 में हुआ था भारत चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध, ठीक है ना। 19 जो है वो 65 में हुआ था भारत पाक युद्ध। हालांकि इससे पहले हुए पर उसका प्रभाव के कारण जो है इसमें 4 वर्ष का योजना अवकाश था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 37, 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? लीजिए सर इसका आंसर दीजिएगा। जनगणना से दुनिया भर के प्रश्न बन रहे हैं,
इस आसान से प्रश्न का आंसर करिए। 2011 की जनगणना जो है वो भारत की कौन सी जनगणना थी? देखो, दो प्रश्न बन सकते हैं। नियमित आधार पर पहली जनगणना आपको पता है ना, 1872 में हुई थी, लॉर्ड के शासन में। ठीक है। अब अगर 1872 से काउंट करें तो यह भारत की 15वीं जनगणना है। ठीक है जी, यह भारत की 15वीं जनगणना है 2011 वाली, राइट। और स्वतंत्र भारत यानी कि 1947 के बाद से यह भारत की 7वीं जनगणना है। यह आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोनों ही प्रश्न आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, किसी भी शिफ्ट में आ सकता है। 38 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिम धर्म की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? आपसे जैन धर्म का प्रतिशत पूछा हुआ है। ठीक है, मुस्लिम धर्म का प्रतिशत कितना था ये बताइए। जैन धर्म के बारे में आपसे पूछ रखा है तो मुस्लिम धर्म का भी पूछ सकता है। ठीक है जी, इसका आंसर जल्दी से करिएगा फटाफट से। चलिए जल्दी से एक बार आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? चलें सॉल्यूशन पे। यहां पर क्या है, 14.2% आपका ऑप्शन बी जो है ये राइट है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। किस राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? दशकीय मतलब क्या है कि 2001 से लेकर ये 2011 के बीच में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर जो है वो किसकी सर्वाधिक है? तो आप कहेंगे सर मेघालय की। हम ऑप्शन ए को आंसर दे देंगे। ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40, मई 2015 में शुरू हुई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत धारक को कितने रुपए का बीमा कवर मिलता है? इस टाइप से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस में क्या पूछ रहा है ना, दिल्ली पुलिस में जो काम की चीज है वो बता रहा हूं। आपसे पूछ सकता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरू हुई, ये पूछ रहा है इस टाइम दिल्ली पुलिस में। आपको क्या करना है कि 2000 से लेकर 2022 तक की जितनी भी योजनाएं लागू हुई हैं उनके आपको बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में क्या है, मई 2015 में ये योजना लागू हुई है। इसमें 2 लाख का कवर मिलता है। ये एसएससी का पुराना पैटर्न है तो मैंने इसको भी लिया है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41 है जी सामने, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में लेवेंडर उत्सव मनाया जाता है? लेवेंडर उत्सव जो है ये भारत के किस स्थान पर मनाया जाता है? क्योंकि जम्मू और कश्मीर अब राज्य नहीं है ना, तो यहाँ पे जम्मू और कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। लेवेंडर उत्सव जो है ये जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर, निम्नलिखित में से किस मलयालम भाषा के लिए साहित्य के क्षेत्र का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? निम्नलिखित में से किसे मलयालम भाषा के लिए साहित्य के क्षेत्र का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किसे मिला है? ये जी शंकर कुरुप को ज्ञानपीठ पहला पुरस्कार मिला है। किस भाषा के लिए? मलयालम भाषा के कवि थे, ये भी आ सकता है। ठीक है ना। सुमित्रा नंदन पंत क्या है? पहले पुरुष जिन्हें हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, हिंदी भाषा के लिए। ठीक है जी। महादेवी वर्मा क्या है? पहली महिला क्या चीज जिसे हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? किसके लिए? इनकी कृति थी यामा, यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आशा पूर्णा देवी क्या है? पहली महिला है, पहली महिला जिसे ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब इसमें अलग अलग क्या है देखो, पहली महिला पूछेगा ज्ञानपीठ तो आशा पूर्णा देवी, हिंदी भाषा के लिए पहली महिला है महादेवी वर्मा, और हिंदी भाषा में पहले पुरुष हैं सुमित्रा नंदन पंत। अच्छा, आशा पूर्णा देवी को किस भाषा के लिए मिला था पहली महिला? तो इन्हें बांग्ला के लिए दिया गया था, बांग्ला भाषा की कृति के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 43, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके शासनकाल के दौरान पारित किया गया? अगर ये प्रश्न ऑप्शन देखकर भी नहीं कर पाओगे ना तो फिर तो समस्या हो जाएगी भाई। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय थे। 1856 तक कौन थे? तो ये थे डलहौजी साहब, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है ना,
लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय क्या था? सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। ये प्रश्न पता होना चाहिए। सती प्रथा पर रोक लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में लगाई गई थी 1829 में। ये प्रश्न जो है ये शायद कल आपके एग्जाम में आया था। आई थिंक 20 तारीख को थर्ड शिफ्ट में आया था ये वाला प्रश्न। ठीक है, अब लॉर्ड चेम्सफोर्ड आपको पता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, इसके अलावा जो है रॉलेट एक्ट, ये चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। ठीक है, 44 नंबर है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखिका कौन है? मेनका गांधी, गुरनार मंडल, अरुंधति राय या झुंपा लाहिड़ी? क्या आंसर देंगे? देखो, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखिका हैं अरुंधति राय। ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है जी। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन उत्तर रामचरितमानस के लेखक हैं? तुलसीदास, भवभूति, कालिदास, वाल्मीकि? 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मैंने यहाँ पे सभी टाइप के प्रश्न लिए हैं जो आपके लेटेस्ट पैटर्न में चल रहे हैं। स्टैटिक, जीके प्लस हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, मिक्स प्रश्न है ये। ठीक है ना। उत्तर रामचरितमानस के लेखक कौन हैं? तो भवभूति हैं। ऑप्शन बी के सभी ने आंसर दिया है। तुलसीदास ने क्या की थी? रामचरितमानस की रचना की थी, रामचरितमानस। ठीक है ना, ये उत्तर रामचरितमानस है। और वाल्मीकि ने तो रामायण की रचना की है। रामायण की रचना किसने की है? वाल्मीकि ने की है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 46, इंद्राणी रहमान निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में विशेषज्ञ नहीं थी? ये क्या पूछा है? नहीं थी। और ये नहीं थी वाला प्रश्न ही आपके पास लेटेस्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये प्रश्न जो है मैं फिर से बता दूं, ये एसएससी एमटीएस का प्रश्न है 2021 का। कौन से एग्जाम का? 2021 का है सर। करिए आंसर। देखो, इंद्राणी रहमान कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम, साथ में एक नृत्य और जोड़ लो, कौन सा? ओडिसी। ये सभी नृत्य करती थी। कथक ऐसा नृत्य है जो इंद्राणी रहमान के द्वारा नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न है आपके सामने, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को नहीं शामिल किया गया? देखो, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत 8th शेड्यूल के तहत टोटल 22 भाषाओं का वर्णन है। 2003 से पहले इसमें कितनी भाषाएं थी? 18 भाषाएं थी। यानी कि 2003 में कितनी भाषाएं जोड़ी गई होंगी? 4 नई भाषाएं जोड़ी गई हैं। वो 4 भाषाएं कौन सी हैं? बोडो, डोगरी, संथाली, इसके अलावा एक और भाषा है जिसका नाम है मैथिली। ये 4 भाषाएं जो हैं ये 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जोड़ी गई हैं। इसका मतलब क्या है? जो सिंधी भाषा है ये 2003 में नहीं जोड़ी गई है। ये ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 48 है जी सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला भारतीय राज्य ओडिशा से संबंधित है? दीजिए इसका आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड प्रश्न है जी आपके सामने। कौन सी चित्रकला भारतीय राज्य ओडिशा से संबंधित है? इनमें से कौन सी है? तो ये पट्ट चित्रकला जो है ये भारतीय राज्य ओडिशा से रिलेटेड है। फुलकारी पता होना चाहिए, पंजाब की चित्रकला है और हरियाणा के भी कुछ इलाकों में की जाती है। अल्पना पता है ना, ये अल्पना जो है वेस्ट बंगाल, और साथिया जो है ये गुजरात। ठीक है जी, चलिए 49 नंबर है, ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदियों में से एक है? यमुना की सहायक नदियां, आपको जितनी भी सहायक नदियां हैं ना वो सारी पता होनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। यमुना की सहायक नदियां कौन सी है? अभी एग्जाम में आया था 20 तारीख को ही, केन और बेतवा दी थी। ठीक है, एक और नदी है यमुना की सहायक नदी जिसका नाम है चंबल नदी, और ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर पूछेगा यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तो चंबल नदी आंसर करेंगे आप लोग, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50 आज का लास्ट क्वेश्चन। मैंने एक प्रश्न होमवर्क का दिया है, इसको लेकर जाइएगा, पहले इसका आंसर दो। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? अभी तक ये वाला टॉपिक नहीं आया है आपके पास, है ना, कि कौन सी नदी कहाँ गिरती है, कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, एस्चुरी बनाती है, ठीक है, ज्वार नदमुख बनाती है। आपके पास ये अभी प्रश्न नहीं आए हैं।
उद्गम स्थल तो आ चुका है, 20 तारीख को पूछा गया था कि यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री से होता है, वो प्रश्न आया है, तो ये भी आ सकता है। तो आपको बंगाल की खाड़ी में और कौन कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं, ये टॉपिक कवर कर लीजिएगा। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, ये टॉपिक कवर कर लीजिएगा। इसमें जो कावेरी नदी है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी साबरमती, मांडवी, नर्मदा ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं सर। ठीक है जी, तो ये थे आपके आज के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा है आपको, हमारा पढ़ा हुआ कैसा लगता है। इन 50 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्न बिल्कुल राइट आंसर दिए हैं। ठीक है, ये प्रश्न होमवर्क का है। सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करिएगा। मैं उम्मीद करूंगा सेशन सभी को हेल्पफुल लगा होगा। अभी क्या है कि 2 दिन एग्जाम का एनालिसिस नहीं हो पाएगा, अभी मैं बाहर हूं, है ना, तो मैं आपके लिए ये कंटेंट फिर भी रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ कि आपके लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाए, क्या पता इसमें से प्रश्न बन जाएं। और अगर ना भी बने तो इसी टाइप का पेपर आ रहा है, आप प्रैक्टिस तो करो कि किस टाइप से आपका स्कोर बन रहा है, आपकी तैयारी किस लेवल पर है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है। ठीक है, मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।